30 अक्टूबर 2025 की दोपहर मुंबई के पबई इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दी। पबई के RA स्टूडियो में रोहित आर्य नाम का एक व्यक्ति ने 17 बच्चों के साथ 19 लोगों को बंदी बना लिया। ये वो जगह थी जहाँ पर बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाया गया था, लेकिन देखते ही देखते ये जगह एक हाई प्रोफाइल बंधक संकट का केंद्र बन गई। बंधक बनाने वाले व्यक्ति की पहचान पुणे निवासी रोहित आर्य के रूप में पहचाना गया, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। बंदी बनाए गए लोगों में कुल 17 बच्चे शामिल थे और इन बच्चों की उम्र 10 से 15 साल के बीच में थी। इन बच्चों के अलावा 2 अन्य नागरिक थे जो स्टूडियो में फंसे हुए थे, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी, जो बाद में पुलिस बचाव अभियान के दौरान घायल हो गई। दोपहर करीब 1:45 पर बच्चों के घर वालों की तरफ से मुंबई पुलिस को एक कॉल आती है। तो कॉल का पता लगते ही मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी, क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT के सदस्य और अन्य विशेष अधिकारियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। ये संकट शुरू होने के बाद रोहित आर्य ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसे मीडिया पर जारी किया। ये वीडियो उनके इरादों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। आर्य ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, मैं रोहित आर्य हूँ, खुद को और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उसने अधिकारी और मीडिया को खुली धमकी दी, अगर उसे बातचीत का मौका नहीं दिया गया तो वो खुद को और बच्चों को जला देगा। लेकिन इस वीडियो का सबसे निर्णायक हिस्सा वो था जब आर्य ने बार बार बताया उसको पैसों की जरूरत नहीं है, ना मुझे पैसा चाहिए, मैं टेररिस्ट हूँ। बताया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ लोगों से सवाल जवाब करना है। बच्चों को बंदी बनाने के लिए आर्य के द्वारा चुने गए स्थान और समय ये बताता है कि केवल एक आपराधिक कार्य नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल स्टंट था। एक निराश ठेकेदार के रूप में आर्य ने ये समझा कि सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चों का उपयोग करना होगा, क्योंकि बच्चों की जान बचाना सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है। आर्य ने बच्चों को हथियार बनाकर नौकरशाही की उपेक्षा का सबूत पेश करने का प्रयास किया। आर्य ने जानबूझकर ये कहकर अपनी कार्यवाही को फ्रेम करने की कोशिश की कि वो आतंकवादी नहीं है। ऐसा करके उसने मीडिया और जनता द्वारा उसे सामान्य अपराधी के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले ही अपने कार्य को राज्य के विरुद्ध न्याय संगत विद्रोह के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। और यही आत्म वर्गीकरण पुलिस के बाद के बयान से सीधे टकराया, जहां अधिकारियों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया। इसी तरह अधिकारियों ने उसकी राजनीतिक शिकायत को संबोधित किए बिना उसके पूरे कार्य को व्यक्तिगत पागलपन का नतीजा बताकर अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण के मुद्दे को बेअसर करने का प्रयास किया। रोहित आर्य, जो मूल रूप से पुणे का निवासी था, खुद को एक सामाजिक उद्यमी और सरकारी ठेकेदार बताता था। आर्य महाराष्ट्र में निर्माण और सरकारी प्रोजेक्टों से जुड़ा हुआ था और उसका जीवन तब चर्चा में आया जब वो महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े एक प्रोजेक्ट के भुगतान को लेकर विवादों से घिर गया। रोहित आर्य ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लागू की गई महत्वाकांक्षी माझी शाला सुंदर शाला, माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल योजना की मूल विचार, स्क्रिप्ट और फिल्म राइट्स उसी ने तैयार किए थे और सरकार ने 2022 में इस कॉन्सेप्ट को लागू किया। रोहित आर्य का मुख्य आरोप था इस काम के बदले आर्य को सरकार से करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिला। इस बकाया राशि को लेकर रोहित आर्य लंबे समय से परेशान था। रोहित आर्य ने कानूनी और शांतिपूर्ण विरोध के कई रास्ते अपनाए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उसने पुणे, मुंबई और नागपुर सहित विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसकर के घर के बाहर भूख हड़ताल भी की थी। ठेकेदार के कार्य से बच्चों को बंदी बनाने तक का रोहित आर्य का सफर, ये सफर अचानक का नहीं था। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल की एक लंबी विफल योजना के बाद शुरू हुआ। ये पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रशासनिक जड़ता और सरकारी भुगतान की अपेक्षा किस तरह एक व्यक्ति को चरम असामाजिक व्यवहार की ओर धकेल देती है। जब न्याय पाने के सभी कानूनी शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो जाते, जब सरकार पर रोहित आर्य ने ये सब आरोप लगाए, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया उन्होंने खुद रोहित आर्य को चेक के माध्यम से कुछ रुपए भुगतान किए थे। शिक्षा मंत्री ने आर्य के 2 करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप गलत बताया और कहा सरकारी भुगतान के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है और रोहित आर्य को विभाग में जाकर दस्तावेज जमा कराने चाहिए। ये विवाद एक साधारण ऋण की समस्या से हटकर राज्य मशीनरी और एक निजी ठेकेदार के बीच की सांख की लड़ाई बन गया। सवाल ये खड़ा होता है, नौकरशाही जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न करते हैं? और इन सब चीजों के अलावा आर्य के निजी जीवन में भी तनाव था। वो किराए को लेकर मकान मालिक के साथ विवादों में उलझा हुआ था। उसकी पत्नी ने भी पुरानी शिकायत में मंत्री का उल्लेख किया था। ये व्यक्तिगत तनाव सरकारी सिस्टम की निराशा के साथ में उसकी मानसिक स्थिति पर दबाव डाल रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने रोहित आर्य के सभी दावों को खारिज कर दी। उसे सरकारी स्वच्छता और स्वच्छता मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़
करोड़ रुपए से अधिक बकाया था। सरकार ने अपनी बातों को विस्तार से बताया और जिस कारण ये मामला वित्तीय विवाद से कहीं अधिक जटिल हो गया। शिक्षा विभाग के अनुसार आर्य और उसकी कंपनी अप्सरा मीडिया को 2022 और 2023 में प्रोजेक्ट लेट्स चेंज शहरी स्वच्छता अभियान के लिए चुना गया था और इस योजना में 59 लाख छात्र स्वच्छता मॉनिटर बनने वाले थे। पहले चरण में यानी 30 जून 2023 को सरकारी आदेश के अनुसार 9.9 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और अब आता है दूसरा चरण यानी 2023 और 24 के लिए मुख्यमंत्री माझी शाला और सुंदर शाला यानी माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल योजना के तहत संचालित होना था। सरकार ने 20.63 करोड़ रुपए आवंटित किए जिसमें से 2 करोड़ रुपए स्वच्छता मॉनिटर्स के लिए थे। शिक्षा विभाग ने दावा किया आर्य ने दूसरे चरण के लिए जो दस्तावेज आयोजित किए थे वो अपूर्ण थे, वो अधूरे थे और सरकारी विभाग ने ये भी आरोप लगाया था कि आर्य ने विज्ञापन, तकनीकी सहायता और जनशक्ति के लिए जो लागतें दिखाई थी वो अत्यधिक फुलाई हुई थी और इन कमियों के कारण दूसरे चरण की योजना लागू नहीं हो सकी। बाद में इसे रद्द कर दिया गया और इस मामले में सबसे गंभीर मोड़ तब आया सरकार ने रोहित आर्य पर अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया। सरकार ने दावा किया कि प्रोजेक्ट लेट्स चेंज के निर्देशक के रूप में आर्य भाग लेने वाले स्कूलों से अवैध रूप से पंजीकरण शुल्क वसूल रहा और जिसके लिए उसे कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले अगस्त में आर्य को निर्देश दिया गया अवैध रूप से वसूल किया गया सारा पैसा वो सरकारी खाते में जमा कराए और ये भी सूचित किया गया था जब तक वो सारी राशि जमा नहीं कराता है तब तक उसके किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार ने बताया न तो आर्य ने पैसा जमा करवाया न ही अल्फनामा दाखिल किया। सरकार ने आर्य पर जो पलटवार किया, आर्य न केवल एक असंतुष्ट ठेकेदार बल्कि एक दोषी भी ठहराया गया। सरकारी कथा एक शक्तिशाली राजनीतिक ढाल का काम कर सकती है जो पुलिस की जबरन कार्यवाही को न्यायोचित ठहराती है और राज्य पर लगे वित्तीय बकाया आरोप को खारिज कर देती है। सवाल खड़ा होता है अगर आर्य वास्तव में अवैध रूप से शुल्क वसूल रहा था तो आर्य को अगस्त में निर्देश दिए जाने के बाद पूरे 1 साल तक काम करने की अनुमति क्यों दी गई? धोखाधड़ी के खिलाफ कार्यवाही करने देरी या तो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। इसी लापरवाही ने सीधे तौर पर एक संकट को जन्म दिया। पुलिस के द्वारा आर्य को मानसिक रूप से अस्थिर बताया जाने के बावजूद जब स्टूडियो के अंदर प्रमाण मिलते हैं तो उनसे पता चलता है कार्यवाही को करने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी। इसमें चालाकी का इस्तेमाल किया गया था। आपराधिक कार्यों की ओर इशारा करती है। रोहित आर्य की कार्यवाही किसी अचानक आवेश का परिणाम नहीं थी। एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले 4 दिनों तक रेकी की और बच्चों को बंधक बनाने के लिए एक रणनीति बनाई। रणनीति में सबसे चौंकाने वाला विवरण बच्चों का चयन था। आर्य ने शूटिंग के नाम पर पता लगाया कौन से बच्चे अमीर परिवारों से हैं और इन बच्चों को अलग से बंदी बनाया गया। अमीर बच्चों का ये विशिष्ट चयन ये संकेत देता है उसका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं बल्कि अधिकतम दबाव डालना था। आर्य ने बंधक बनाने की प्रक्रिया को गुप्त रखने के उसने पेशेवर तरीके से स्टूडियो में काम किया और शूटिंग के नाम पर स्टूडियो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को हटवा दिया और उनकी जगह लाइटें लगवा दी और ये सब तैयारी स्पष्ट रूप से दिखाती है रोहित आर्य का एक सुनियोजित कदम था कि किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का कार्य। रोहित आर्य ने बंदियों को डराने के लिए अपनी बात के महत्व को बढ़ाने के लिए फिल्मी तकनीकों का भी सहारा लिया। उसने बच्चों से किडनैपिंग और बम विस्फोट जैसे सीन की शूटिंग करवा। रोहित आर्य खुद एक निर्देशक था। उसने अपनी अंतिम कहानी निर्देशित करने की कोशिश की और इसी कारण उसकी पागलपन की सीमाएं धुंधली हो गई। स्टूडियो जो एक रचनात्मकता का स्थान था वो विरोध के एक विनाशकारी मंच में बदल गया। पुलिस के द्वारा तुरंत आर्य को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने का बयान उसकी पूरी योजना सीसीटीवी हटाना, रेकी, अमीर बच्चों का चयन ये सीधे विरोधाभास पैदा करता है। ये सब चीजें इस संदेह को जन्म देती है क्या अधिकारियों ने जानबूझकर इस जटिल आपराधिक और राजनीतिक कार्य को व्यक्तिगत मनोरोग का मामला बताकर सरल बनाने की कोशिश की ताकि संभावित षड्यंत्र कार्यों की जांच का दायरा सीमित किया जा सके। आर्य की मौत का कारण आर्य के द्वारा आग लगाने, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दोहराने के बाद मुंबई पुलिस की बातचीत करने का फैसला विफल होने उन्होंने निर्णायक कार्यवाही करने का फैसला किया। ऑपरेशन को क्विक रिस्पांस टीम QRT के 8 कमांडो के द्वारा अंजाम दिया गया। ये ऑपरेशन लगभग 35 मिनट तक चला। अपारंपरिक मार्ग को अपनाया। पुलिस अधिकारियों ने बल का प्रयोग करते हुए 17 बच्चों और एक वरिष्ठ नागरिक अन्य नागरिक को सफलतापूर्वक बचा लिया और इस रेस्क्यू के दौरान एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। पुलिस ने इस जगह से मौके पर एक एयर गन और एक आग लगाने वाले केमिकल्स भी बरामद किए और ये ऑपरेशन होने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी आधिकारिक बयान में कहा जब पुलिस ने स्टूडियो के अंदर प्रवेश किया रोहित आर्य ने अपने
एयर गन से पुलिस पर पहले फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में गोली चलाई जिससे आर्य घायल हो गया। रोहित आर्य को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रोहित आर्य की मौत के बाद ये घटना तुरंत विवादों के घेरे में आ गया, खासकर पुलिस के द्वारा घातक बल के इस्तेमाल को लेकर। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है, आर्य के पास अगर एक एयर गन थी जो आमतौर पर गैर घातक होती है, हालांकि डराने वाली जरूर होती है। पुलिस कमांडो को बंधक बनाने वाले को मारने के बजाय उसे काबू करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में घातक बल का इस्तेमाल, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने इस कार्य को असंतोषजनक माना। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है पुलिस ने घातक बल का प्रयोग करके राज्य के एक आलोचक को चुप कराने के लिए सुविधाजनक रास्ता चुना, और जिससे रोहित आर्य से पूछताछ की जाती तो सरकारी विफलता और रहस्य उजागर होते। इससे बचने के लिए उस पर गोली चला दी गई। एडवोकेट सातपुते का ये सीधा आरोप है कि अधिकारियों ने हीरो बनने की कोशिश की और मर्डर किया। पुलिस की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। आर्य का शव पोस्टमार्टम के लिए जे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका परिवार वहां पर नहीं पहुंचा। रोहित आर्य की मौत के तुरंत बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायिक जांच शुरू हो गई। मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया। इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना था पुलिस के घातक बल का उपयोग करना वैध था या अवैध। कानूनी जानकारों ने इस पुलिस कार्यवाही को गलत मानते हुए इसे अपराध करार दिया है। एडवोकेट सातपुते जैसे कार्यकर्ताओं ने मांग की है डीसीपी स्तर के अधिकारी और सीनियर पुलिस अधिकारियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की जाए। उनका मानना यह है कि वहां पर पुलिस अधिकारी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वे आर्य को जिंदा पकड़ सकते थे। कार्यकर्ताओं के अनुसार ये मौत सरकारी तंत्र की वित्तीय विफलताओं और बकाया राशि के विवाद 2 करोड़ रुपए को छिपाने की साजिश थी। आर्य के अस्पताल में दम तोड़ने से कई महत्वपूर्ण सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। पुलिस पूछताछ के जरिए उसका असली मकसद, उसकी मानसिक स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण साजिश में शामिल अन्य लोगों का खुलासा हो सकता था। जांच का एक बड़ा सिरा टूट गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।